खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और हस्बे वादा आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। आज 31 अगस्त सन 2023 है। अगस्त महीने की आखिरी तारीख है, लेकिन आज के दिन कुछ अहम तरीन वाक़ात होने वाले हैं। दिल्ली में कुछ सियासत है, पाकिस्तान की कुछ सियासत है, कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट से हैं और कुछ बातें जम्मू कश्मीर से। इस प्रोग्राम में हम आपको पल पल का अपडेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर खबर से बाखबर करें। आप बाखबर रहने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर, यूट्यूब पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा आप देखते हैं। आप अपने कमेंट्स करते हैं, प्रोग्रामों के बारे में अपनी आरा रखते हैं। वो आरा हमारे लिए मशअल राह है। उस आरा से हमें ये पता लगता है कि प्रोग्राम किस सिमत चलाना है, आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, अवामी मसाइल कहाँ पर है, मुश्किलों का अजाला कैसे किया जा सकता है। तो ये जो उम्मीद है और ये जो तनकीद है, ये जो तामीरी पहलू है, इसे बरकरार रखेंगे आज हमारे साथ भी और पूरे दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहेंगे सोशल मीडिया साइट्स पर भी और टीवी पर भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आसिफ रशीद मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। हर दिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, चंद अहम तरीन वाक़ात और उसके फ़ौरन बाद छोटी बड़ी खबरों पर एक नज़र। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया भी प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 8:39 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम तय फॉर्मेट के मुताबिक करते हैं और आज साल 2023 के 8वें महीने की आखिरी तारीख है। लेकिन इस आखिरी दिन यानी 31 अगस्त को भी माजी में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, दुनिया भर के एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक टाइज और ऐसे मामलात हैं या खेल की दुनिया से वाबस्तगी रखने वाले लोगों के लिए चंद अच्छी और बुरी खबरें आज के दिन के साथ जुड़ी हैं। 1881 में अमेरिका में पहली बार टेनिस चैंपियनशिप का आगाज हुआ, यानी दुनिया भर के अंदर आज के वक्त में जो टेनिस खेली जाती है उसकी शुरुआत 31 अगस्त 1881 को हुई। 1962 में कैरिबियन ममालिक जिनमें ट्रिनिडेड एंड टोबैगो आते हैं, वेस्ट इंडीज के पास वाले एरियाज जिनमें आइलैंड्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, ये बरतानिया से आज आज़ाद हुए। साल 2010 में इराक में अमरीकी फौजी मुदाखलत बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हुई और सरकारी सतह पर इसका ऐलान कर दिया गया और उसके बाद दोबारा जब खित्ते के अंदर सूरत हाल कशीदा हुई तो अमरीकी फ़ौज ने दोबारा से मुदाखलत करना शुरू कर दी इराक के अंदर। 1991 में उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने आज ही के दिन सोवियत यूनियन से आज़ादी का बाकायदा ऐलान किया, यानी USSR से ये दोनों मुल्क आज के दिन अलग हुए। 1993 का साल था, 31 अगस्त की तारीख थी। रूस ने लिथुआनिया से आज अपनी आखिरी जो फौज थी वो वापस बुलाने का फैसला किया। 36 वर्षों के बाद एक तवील मुद्दत तक फौज इस मुल्क में रखने के बाद फैसला बिलाखिर हुआ जब मुख्तलिफ ममालिक को USSR अपने से अलग या उन्हें आज़ाद करने का ऐलान कर चुका था, उस वक्त लिया गया। आज से 15 बरस कबल 2008 में हुकूमत ने अमरनाथ अराजी तनाज़े को आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में हल किया। साल 2007-8 में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस मामले पर काफ़ी एहतजाज हुए। गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे तो उस वक्त ऐसी सूरत हाल बनी कि एहतजाजी मुजाहिरों के बीच मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई, तो इस मसले को सॉर्ट आउट आज के दिन किया गया। 2008 में अमरनाथ अराजी का जो तनाज़ा था। साल 1995 में आज ही के दिन मशरक़ी पंजाब भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पर वज़ीर आला बेअंत सिंह का कत्ल कर दिया गया। उन्हें आज के दिन गोली मार दी गई। 1995 का साल, 31 अगस्त की तारीख, आज उनकी बरसी है। उनकी पॉलिटिकली जो खिदमात रही हैं उनको भी आज याद किया जा रहा है और खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त पंजाब के अंदर मिलिटेंसी पीक पर थी जब मशरक़ी पंजाब के अंदर यह अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। साल 1978 सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद दूम ने, यानी सेकंड अब्दुल हमीद जिनको कहा जाता था, अपने भाई मुरद पंजम का तख्ता आज ही के दिन उल्टा 31 अगस्त 1978 को। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद वाक़यात आपके सामने हमने रख दिए हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद प्रोग्राम का आगाज़ खबरों के साथ करेंगे और चूंकि फॉर्मेट में ज़रा सी और एक छोटी सी तब्दीली आप लोगों के लिए हमने की है,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख या मकामी सतह की खबरों को हम बाद में अब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ बड़ी खबरें आलमी सतह पर इस वक्त जो खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन भारत या मशरकी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक सरहदी इलाकों से जुड़ी हैं। पहले जरा इस मुतल्लिक एक अहम खबर आप तक भारत चीन के हवाले से प्रोग्राम के आगाज में पहुंचाते हैं। चलिए जनाब, शुरुआत खबर की करते हैं भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि मामला गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। जहां चीन की तरफ से एक मैप जारी कर दिया गया जिसमें कुछ मुतनाज़िया बातें सामने रखी गई, जिसको लेकर रद्दअमल, मोहतात रद्दअमल भारत की तरफ से भी आया और चीन की वजारत की तरफ से भी वापस जवाब आया। ताहम मैक्सिस की ताज़ा तरीन सैटेलाइट इमेज सामने आई है और मैक्सिस की ताज़ा तरीन सैटेलाइट इमेज ने कुछ और बातें चीन के हवाले से साफ कर दी है। चीन अपने हदूद के अंदर LAC के अंदर अक्साई चीन के आसपास ज़ेर ज़मीन बंकर तामीर कर रहा है। चीन की तरफ से कुछ बंकर, अंडरग्राउंड बंकर जो है, ज़ेर ज़मीन बंकर जो है वो तैयार कर दिए गए हैं, जो बिल्कुल नज़दीक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्साई चीन के आसपास। और वहीं पर खबर यह है कि मज़ीद बैंकरों पर भी काम जारी है। और ये इतला और ये खबरें तब सामने आई जब मैक्सिस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो सैटेलाइट इमेज है, मैक्सिस टेक्नोलॉजीज़ की सैटेलाइट इमेज सामने आई और मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग ने इन सैटेलाइट इमेज को छापा, सामने रखा और तज्ज़िया निगारों के तज्ज़िये और तबसरे भी सामने आए। दिसंबर 2021 से 18 अगस्त 2023 के दरमियान की सैटेलाइट इमेज है, जिस दौरान ये साफ दिख रहा है कि 6 दिसंबर सन 2021 से 18 अगस्त सन 2023 के दरमियान कुछ नए ज़ेर ज़मीन बंकर वहाँ पर तामीर किए गए हैं और ये तकरीबन 6 से 12 या 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर अक्साई चीन के आसपास जो है वो ज़ेर ज़मीन बंकर तैनात कर दिए गए हैं या बना दिए गए हैं। दिफाई और अस्करी ज़राइयों के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ तब देखने को मिली जब भारत की तरफ से भी अपने फ़िज़ाई सरगर्मियों में तेज़ी लाई गई, फ़िज़ाई मशक़ें तेज़ की गई, मज़ीद कुछ आलात को वहाँ पर नस्ब किया गया और उसके साथ साथ ये मैक्सिस की तस्वीरें जो सामने आई है, इन्होंने एक बार ये फिर साफ कर दिया है कि जिस तरीके से भी चीन अपनी बात सामने रखे या जिस तरीके से भी लगातार बातचीत के जरिए से मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, चीन उसमें कोई भी पेशरफ्त करने के हामिल नहीं है। ब्रिक्स समिट के दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि सरहदी तनाज़ात और दीगर मामलात पर गुफ्तशनीद से बातचीत होनी चाहिए, फौजी और अस्करी ज़राइयों का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स इस वक्त चीन से जो सेटेलाइट इमेज अक्साई चीन के आसपास की जो सेटेलाइट इमेज सामने आई है, उससे यह साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अपने इलाकों के अंदर उन्होंने ज़ेर ज़मीन बंकर तैनात किए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो नई कंस्ट्रक्शन दिख रही है, ये साफ दिख रहा है कि चीन के पास क्या इंटेंशन है और वो किसी भी तरीके से डिसएंगेजमेंट LAC पर नहीं चाह रहा है और वो इस तनाज़े को, चाहे वो मशरकी लद्दाख का मामला हो और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली सरहदें हो, इस पूरे मामले पर या दीगर मामलात हो, वहाँ पर वो अपने इश्यूज़ को ज़िंदा रखना चाहता है और वो इस तरीके से मामलात को उलझा रहा है। डायमंड सेमन नामी जो मुहक्किक है, एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि सैटेलाइट इमेज की जो इंटरनल लैब रिपोर्ट एनालिसिस आई है वो ये साफ दिखा रही है कि चीन किस तरीके से ज़ेर ज़मीन बंकरों को बना रहा है और ये ज़ेर ज़मीन बंकरों को बनाना सिर्फ ये दिखा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से अपने एयरबेसेस को मजबूत बनाया, जिस तरीके से चीन के साथ लगने वाले मामलात को संजीदगी के साथ लिया, उसके बाद ही ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। ताहम ये साफ कर दिया गया है कि अगर इस तरीके की सूरत हाल रही है तो ये धमाका खेज पूरे साउथ एशिया के लिए हो सकती है। तो फिलहाल बड़ी खबर जो सैटेलाइट इमेज से सामने आई है, 6 दिसंबर सन 2021 से 18 अगस्त 2023 की मैक्सिस की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें अक्साई चीन के आसपास इलाकों के अंदर ज़ेर ज़मीन बंकर बनाने की बात चीन की तरफ से दिख रही है। अगरचे चीनी वजारत दिफा, वजारत खारजा या इंटरनल मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर कोई भी बात नहीं रखी गई है, ताहम अस्करी और फौजी ज़राइयों का मानना है कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, ये इंतहाई धमाका खेज है। भारत चीन या अक्साई चीन के मामले में क्या कुछ हो रहा है, सैटेलाइट इमेज इस बात की गवाही दे रहे हैं। बात चीन की हो रही है तो आसिफ आपको सरहद पार की एक और खबर से बाखबर करेंगे। बात बताएंगे आपको साबिक वजीर आजम इमरान खान की, जिन्हें राहत तो मिली थी लेकिन मुश्किलों का दौर अभी भी लगातार जारी है। एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ राहत नहीं, दोनों तरह की खबरें, क्योंकि एक जानिब जहां तोशाखाना केस में अदालत से
परसों उनको थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन साइफर केस में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इस्लामाबाद की जो खुसूसी अदालत है उसने सिफारती साइफर से जो मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था 1923 का, उसके तहत दर्ज मुकदमे में पीटीआई के सरबराह यानी इमरान खान के जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज और केस की अटक मुंतकी के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी है कि एक अदालत से दूसरी अदालत उन्हें क्यों चक्कर लगाने पड़ेंगे, लिहाजा जज को भी उन्होंने अब कानून के दायरे में लाने की कोशिश की है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने खुसूसी अदालत की जानिब से जो रिमांड में तौसी की गई है इस फैसले की उनने तस्दीक भी की है और एक रोज कबल आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल की थी, उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम जो खुसूसी अदालत है उसने साइफर केस में इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं और 30 अगस्त तक जेल में पहले ही कैद रखने का हुक्म दिया था और आज जब कल अदालत के अंदर पेशी हुई तो फिर से हिदायत दी गई मुतल्लिका हुकाम को कि फिलहाल 13 सितंबर 2023 तक उन्हें आप रिहा नहीं करेंगे, यानी एक केस में थोड़ी सी राहत तो दूसरे में मुसीबत बढ़ी। साइफर केस जो कि एक सिफारती दस्तावेजात से मुतल्लिक है जो मुबैना तौर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गया था जब वो हुकूमत में थे और पीटीआई का ये इल्जाम है कि साइफर में इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई थी, जिसका वो बार बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, स्पीचेस में, इंटरव्यूज में, अपनी इंतखाबी रैलियों के दौरान भी जिक्र करते रहे थे और अमेरिका की जानिब से धमकियां देने का इल्जाम आयद किया जा रहा था। पीटीआई की जो वाइस चेयरमैन है और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो भी इसी केस में जिस्मानी रिमांड में FIA की तहवील में है, जबकि साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई के रहनुमा असद उमर भी जमानत पर हैं। तो ये एक केस जो 3 से 4 लोगों को लपेटे में ऑलरेडी ले चुका है, इमरान खान के लिए मुसीबत यहां पर बड़ी है। 13 दिन के बाद चूंकि अभी इस केस में अगर उनको राहत मिल भी जाती है, 13 तारीख को दोबारा जब अदालत में उनको पेश होना है तो मुमकिन है कि एक और नया केस जिसमें ऑलरेडी 144 केसेस उन पर थे, बदनवानी के जिसमें मामला 4 केसेस में थे, उन पर भी समाअत 14 से 15 सितंबर को होनी है, दोनों में से एक दिन फिक्स कर दिया जाएगा, तो वहां से तीसरे केस में मुसीबत इमरान खान के लिए बढ़ सकती है। लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1993 के तहत दर्ज मुकदमा है उसमें इमरान खान को मजीद सलाखों के पीछे भी 12 से 13 दिन गुजारने होंगे और उसके बाद अगला फैसला हम सबके सामने आएगा। कानूनी माहिरीन जो पाकिस्तान के आईन और कानून पर नजर रखते हैं उनका मानना है कि इमरान खान शायद कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं लड़ सकते, यानी मुल्क के अंदर जो आने वाले दिनों में इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर होने हैं उसमें वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो मुकदमा जिस तरीके से चल रहा है इसमें शायद उन्हें कानूनी अड़चन भी पेश आ सकती है। तो फिलहाल पीटीआई क्या करेगी इस पर हमारी नजर रहेगी। बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। 2024 सामने है और 2024 से कबल सियासी पार्टियों ने लंगर लंगूट कसना शुरू कर दिया है। जनरल इलेक्शंस का बिगुल बजना अभी बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें भी आपस में सर जोड़ना शुरू कर चुके हैं, इत्तेहादी इकाइयां आपस में बैठना शुरू कर दी हैं। वहीं पर आज सबकी नजरें मुंबई पर रहेंगी, क्योंकि मुंबई पर इंडिया अलायंस का एक अहम तरीन तीसरा इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इंडिया अलायंस मीटिंग आज मुनक्किद होने जा रही है, जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा सकती है। 28 पार्टियां इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगी और माना जा रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कई चेहरे हैं जो बहसती कन्वीनियर या वजीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किए जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास सिवाय नरेंद्र मोदी का कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कल ताल ठोक कर इस बात को कहा गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती समेत कई लीडरान आज इस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे। 2 रोजा इजलास होगा, तकरीबन 36 डेलीगेट्स होंगे, 28 सियासी जमातें होंगी जो मुंबई के अंदर आज सर जोड़कर बैठेंगी, क्योंकि उससे कल जब एनसीपी चीफ शरद पवार की ब्रीफिंग हुई थी और उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया था कि गेम चेंजर के तौर पर यह मीटिंग होगी और आने वाले दिनों में मजीद मीटिंग्स होंगी ताकि मजीद राहें आसान की जाएं अलायंस के चुनाव के लिए और मुश्किलें खड़ी की जाएं भारतीय जनता पार्टी और उनके इत्तेहादियों के लिए। तो 28 पार्टियों का इत्तेहाद आज और कल का इजलास मुंबई के अंदर। थोड़ी देर में महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती मुंबई रवाना होंगी। फारूक अब्दुल्ला कल मुंबई पहुंच चुके हैं, लेकिन कांग्रेस समेत कई लीडरों का मानना है कि हिज़्ब इख्तिदार के पास वजीर आज़म के चेहरे को छोड़कर कोई भी चेहरा नहीं है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास
कई कोनामशक चेहरे हैं 2024 के अंदर सामने आकर कौम की बागडोर को आगे संभालेंगे। मायावती ने फिलहाल अलायंस से खुद को दूर रखा है, इंडिया अलायंस से दूर रखा है, ताहम मजीद कुछ नए चेहरे आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकती है। इस तरीके की खबरें जो वो सामने आ रही है। आज और कल सबकी नजरें मुंबई पर, क्योंकि इंडिया अलायंस का इजलास थोड़ी देर में मुंबई के अंदर शुरू होगा। शरद पवार की रात की ब्रीफिंग आ चुकी है और थोड़ी देर में जब यह इजलास शुरू होगा तो सीट शेयरिंग से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कन्वीनियर के इंतखाब को हतमी शक्ल दी जाएगी मुंबई के अंदर इस 2 रोजा इजलास के दौरान। तो सबकी नजरें इजलास पर हैं और हम भी गुलिस्तान न्यूज के जरिए आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि इजलास 24 घंटों के दौरान बड़ी तब्दीलियां होनी है, बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। तो सीपीएम के साथ साथ मुमकिन है कि इसमें सीट शेयरिंग पर जब मुकम्मल तफसीलात आ जाएं तो आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। इसके बाद एक और अहम मामले पर मुंबई के बाद दिल्ली का जरा रुख करते हैं और बात अदालत उज़्मा में उस केस की जिस पर 12 दिन मुसलसल समाअत चली है। बैक टू बैक 2 अगस्त के बाद 28 दिनों के दौरान 12 दिनों तक समाअत इस केस पर चली है और 370 की तनसीक और 35A के खात्मे के बाद हुकूमत की जानिब से दिफा और जो जम्मू कश्मीर की तरफ से जो काउंसिल थे, जो वकला थे, अपने दलाइल मुकम्मल करने के बाद आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि 370 की केस की जो समाअत है वो एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। रियासती दर्जे के साथ साथ इंतखाबात के मुतालिक जो सवाल सॉलिसिटर जनरल से बेंच की जानिब से परसों पूछा गया था, क्योंकि कल तो छुट्टी थी, आज मुमकिन है कि उस पर हुकूमत की जानिब से जवाब दिया जाएगा और इसकी पहले से ही वजाहत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर चुके हैं कि वो जुमेरात को जवाब देंगे। तो आज सबकी नजरें हुकूमत के काउंसिल पर या सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल पर है, उनकी जानिब से मुमकिन है कि जवाब आएगा। एक बात, दूसरी इस चीज पर भी कम से कम क्लियरेंस होगी। जो परसों मौक़िफ़ सामने आया कि जब तक मुकम्मल तौर जब इंतखाबात के मुतालिक पूछा गया या स्टेटहुड की बहाली का, तो हुकूमत का एक पॉइंट बीच में आया था कि मुकम्मल तौर सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी, वक्तन फ़क्तन चीज़ें रिव्यू होती हैं, तो उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई, बयानात काफ़ी ज़्यादा सामने आए। कल का दिन खामोशी के साथ गुजर गया, लेकिन आज सबसे अब तक 13 दिनों में आप देखेंगे अहम दिन है, क्योंकि 2 जवाब आज एक्सपेक्टेड हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ एक तो स्टेटहुड पर मुकम्मल हो सकता है कि जवाब आए, परसों थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जा चुकी हैं, और दूसरा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सवाल पूछा गया था कि इलेक्शन आप कब करवा रहे हैं, तो उस पर आज मुमकिन है कि 12 बजे के बाद सॉलिसिटर जनरल उस पर भी जवाब। बड़ा अहम दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जम्मू कश्मीर की अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। अवामी मुंतखबा हुकूमत का कयाम कब मुमकिन होगा, सवाल पूछा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था कि आज हतमी जवाब सरकार का सामने आएगा। यानी 2 बड़ी बातें, स्टेटहुड को लेकर जो पार्लियामेंट के अंदर कहा गया था कि मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा, उसको दोहराया तो पहले ही गया है, लेकिन इंतखाबात, अवामी हुकूमत और फिर रियासत का दर्जा बहाल करने के हवाले से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज अपने मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे और बड़ा बयान सामने आ सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि आज जम्मू कश्मीर के कई अहम लीडरान जो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते रहे हैं और आज वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि तुरंत वो उसका रिएक्ट भी कर सके, और जो मुख्तलिफ वकला जम्मू कश्मीर की तरफ से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आज वहाँ पर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज और कल का दिन सरकार के पास है और इस 1.5 दिन के दौरान उन्होंने अपनी सुनवाई को मुकम्मल करना होगा, अपने मौक़िफ़ में और अपने बयानात को मुकम्मल करना होगा, जिसके बाद एक बार फिर हिज़्ब जो दावेदार है, यानी जो जम्मू कश्मीर 370 35A की मुखालफत में खड़े हैं कि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था, उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाएगा। यानी कपिल सिब्बल और उनकी पूरी टीम जो वहाँ पर खड़ी थी उन्हें एक बार फिर रिजाइंडर का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना मौक़िफ़ सामने रख सकता है। यानी कुल मिलाकर अक्टूबर-नवंबर तक यह फैसला मुतवक्का है, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक कुछ मामला ऐसे भी हैं कि लार्जर बेंच को भी यह मामला जा सकता है, जिसकी वजह से मजीद वक्त इसके फैसले में आ सकता है। ताहम क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम है, क्योंकि आज सरकार का मौक़िफ़ सामने आएगा स्टेटहुड और 370 के मामले को लेकर। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की सियासत का एक और पहलू टूल प्लाजा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। सरूर टोल प्लाजा को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जम्मू के दौरे पर है। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई तौर पर इससे अवाम को नुकसान हो रहा है या सेट पॉलिसी के तहत टोल प्लाजा वहां पर कायम किया गया है। इस बीच खबर यह है कि ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर अपना
लोहा मनवाने की कोशिश की और ट्रांसपोर्टर्स ने यकरोजा चक्का जाम की कॉल कर दी है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने सरूर टूल प्लाजा को लेकर यकरोजा चक्का जाम की कॉल कर दी है और ये कॉल कल 1 सितंबर को बुलाई गई है। यानी कल जम्मू और श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है और ये ऑल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मानना है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात के बाद यह फैसला लिया कि 1 सितंबर को चक्का जाम होगा। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से यह कॉल दे दी गई है और यह भी साफ कर दिया गया है कि एक मेगा रैली जो 500 से 700 गाड़ियों पर मुश्तमिल होगी जम्मू के अंदर सरूर टूल प्लाजा तक जाएगी, जहां पर वो अपना एहतजाज दर्ज करवाएगी। कश्मीर के जो अंजुमने हैं, ट्रांसपोर्ट अंजुमनों को भी इस सिलसिले में एतमाद में लेने का दावा किया गया है जम्मू ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से। याद रखिएगा कि सबसे पहले मामला युवा राजपूत सभा की तरफ से सामने खड़ा किया गया सरूर टूल प्लाजा को लेकर और उसके बाद वायरस के कई दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर बार एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी। बंद का खासा असर जम्मू के अंदर देखने को मिला। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान वहां पर पहुंच चुके हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इस बीच ट्रांसपोर्टर्स ने ताल ठोकते हुए कल एक बार फिर जम्मू बंद का ऐलान कर दिया है और उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस बंद के पीछे तमाम सियासी और मजहबी अंजुमनों और इदारों की हिमायत भी हासिल है। देखना होगा कि कल जो बंद की कॉल दी गई है इसका कितना असर होगा। फिलहाल टूल प्लाजा को लेकर कांग्रेस समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान पहले ही सड़कों पर है और सरकार को घेरने का मन बना चुकी हैं। इस बीच ट्रांसपोर्टर्स की यकरोजा चक्का जाम हड़ताल का असर किस तरीके से कल होगा वो देखने लायक होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त जम्मू से सामने आ रही है कि ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से चक्का जाम की कॉल 1 सितंबर को दे दी गई है और यह भी साफ कर दिया गया है कि तकरीबन 500 से 700 गाड़ियां जम्मू से सरूर टूल प्लाजा की ओर रवाना होंगी कल, जो मेगा रैली के तौर पर होगी और यह एहतजाजी रैली सिर्फ इसलिए होगा कि सरूर टूल प्लाजा को खत्म कर दिया जाए और वहां पर जो मुश्किलें दरपेश हैं लोगों को उनका हल निकाला जाए। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से भी पहले ही चीफ सेक्रेटरी को हिदायतनामा जारी कर दिया गया था कि वो इस पूरे मामले की निगरानी करें, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों के साथ मुज़ाकरात करें। ताहम इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि जहां एक तरफ से हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जम्मू के अंदर मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी की सरबराही टीम भी लगातार हाईवे के मुख्तलिफ पड़ावों पर नजर रखे हुए हैं, वहां कामकाज का जायजा ले रहे हैं। इस बीच ट्रांसपोर्टर्स ने कल चक्का जाम की कॉल देने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कल जब कॉल दी गई है तो ये भी कहा गया है कि बड़ी तादाद में गाड़ियां या जो रैली की शक्ल में वो जम्मू से सांबा की तरफ यानी सरूर वाले एरिया की तरफ जाएंगी और इसका असर जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से इससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी सरूर टोल प्लाजा के मामले को काफी ज्यादा सुर्खियों में लाया गया था, उठाया गया था। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे देवेंद्र चौधरी जी हैं जो कि सदर हैं टैक्सी यूनियन के, फोन लाइन पर जम्मू से ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी समय देने के लिए। क्या प्लान कल के लिए है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का? आप भी चक्का जाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। गुलिस्तान तो आपने हमें इसमें इन्वॉल्व किया, थैंक यू जी। एक्चुअली कल का जो हमारा बंद है ये पूरा हमने पहले एक नोटिस दिया था कि अगर सरकार हमारी जो डिमांड चल रही है जम्मू की, ये टोल प्लाजा की, खासकर ट्रांसपोर्टर्स की, अगर इसको नहीं माना जाता है तो हम मजबूरन इस पर स्ट्राइक पे जाएंगे। तो कल आज रक्षाबंधन था इसलिए आज हमने स्ट्राइक जो है डेफर की थी कल के लिए, तो कल हमारी स्ट्राइक है पूरी कंप्लीट। अच्छा देवेंद्र जी, ये बताइएगा ये जो ट्रांसपोर्टर्स की कॉल दी गई है, क्या इसके पीछे जो दावा किया जा रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, चैम्बर हो या मजहबी अंजुमने हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनका भी एक पूरा सपोर्ट रहेगा आपको, यहाँ ये इनफरादी तौर पर सिर्फ कल चक्का जाम रहेगा? देखिए, हमने एक कल अपना चैम्बर में भी कल हमने उनके ग्रुप से बात की है, प्रेसिडेंट से हमारा डेलीगेशन गया था उनसे बात करने के लिए। बाहर से भी आज हमारी बात हो रही है, राजपूत सभा से भी बात हो रही है, सब लोगों से बात हो रही है
काज तो जम्मू का है, तो इसमें आप लोग सब लोग शामिल हो जाएं तो बेटर होगा। लेकिन अगर कोई शामिल हो या ना हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट की ये कॉल है और ट्रांसपोर्ट तो इसमें स्ट्राइक पे जाएगा। अच्छा जी, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम है वो जम्मू के अंदर है। उन्होंने सरूर टोल प्लाजा का भी मुआयना किया, उस पुल का भी मुआयना किया जो टूटा है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुफ्तगू हो रही है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। क्या वहाँ पर कोई बात बन पा रही है या आप लोगों के साथ, एसोसिएशन के साथ कोई राब्ता? नहीं, अभी तक नेशनल हाईवे का राब्ता हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है और हम सोच रहे थे कि हमें भी हमारे साथ भी बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तो स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये मुआयना कर रहे हैं। और ये लिपापोती जो होती है, जब भी कोई इंस्पेक्शन होती है तो लिपापोती हुई है, तो बेसिक तो कुछ जो इशू है वो वहीं पे स्टैंड है। यानी फाइनली फिलहाल अभी तक आप ये मान रहे हैं कि हड़ताल की कॉल कल होगी, चक्का जाम होगा। क्या ये कंटिन्यूसली पूरे दिन चक्का जाम होगा या सिर्फ चंद घंटों के लिए, जब तक आप सरूर पर पहुंचेंगे वहां पर प्रोटेस्ट खत्म करके फिर रेस्टोर हो जाएगा? नहीं, ये पूरा कंप्लीट रहेगा सर, पूरा कंप्लीट चक्का जाम रहेगा। कंप्लीट चक्का जाम रहेगा। बहुत शुक्रिया दविंदर जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दविंदर बता रहे थे कि कल ट्रांसपोर्ट स्टेशन की जो चक्का जाम की कॉल है वो दरअसल आज थी, लेकिन रक्षाबंधन को देखते हुए उसे कल कर दिया गया है, यानी 1 सितंबर को अब होगा। जम्मू के अंदर सियासत गर्म हो रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ट्विटर पर भी बयान जारी करते हुए इसका ऐलान कर दिया गया कि यह मामला इंतहाई हसास है और जिस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को देख रही है, उससे हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि कल कितना असर इस एहतजाज का होगा, इस जम्मू बंद का, चक्का जाम का होगा। और जब चक्का जाम होता है तो सीधी सीधी बात है, इसका असर बहुत सारा आम लोगों पर भी पड़ता है, उन लोगों को पड़ता है जो रोजमर्रा के काम के लिए दूर दराज इलाकों से शहरों की ओर आते हैं या शहर से गाँव की ओर चले जाते हैं। ये तो जम्मू की बात थी और अब जरा जम्मू सूबे से आपको जम्मू जिले से थोड़ा सा दूर यानी रामबन जिला लिए चलते हैं, जहां से देर रात एक बुरी खबर सुनने और देखने को मिली। जिला रामबन से बड़ी खबर यह है कि जहां पर आतिशबाजी का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें मां बेटियों समेत 3 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि दीगर 2 लोग जख्मी हुए। जिला रामबन का दूर दराज इलाका एक ढोक, जो तफसीलात हम तक पहुंची कि हमर गली ढोक है, जहां आरजी झोंपड़ियां थी, इस ढोक पे बनाई गई थी। नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। आग आधी रात को इस एरिया के अंदर लगी और उसके बाद पुलिस को भी मौके पर रवाना किया गया, लेकिन इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक किसी तरह की सूरत हाल पर मुकम्मल तौर काबू नहीं पाया जा सका। रामबन का हम्बर गली इलाका या ढोक, जहां पर बंगारा के मकाम पर रात देर गए आरजी झोंपड़ियों में आग लगी। एक मां और उसकी 2 बेटियां झुलसकर मौत के आगोश में इस वाक़े में चली गई। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस बयान के मुताबिक झोंपड़ियां दूर दराज के इलाके में वाक़ा थी और आग तेजी से फैल गई, जिससे मकीनों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्हें घर से बाहर जाने तक का मौका तक नहीं मिला। पुलिस ने मौके पर टीमें भी रवाना की थी। एसपी मोहिता शर्मा की जानिब से इसकी तस्दीक भी की गई और जाए वक्फों पर ही जो 3 लोग लुक्मा अजल बने थे उनको भी अब नीचे लाने की बात कही जा रही, जबकि दीगर जो 2 लोग जख्मी हैं उनमें भी एक खातून और एक 35 साल शख्स शामिल है। ये हेमर गली जो है दरअसल पोगल परिस्तान का इलाका है। रामबन का जो पहाड़ी इलाका है पोगल परिस्तान, वहाँ का है और वहाँ पर अचानक से ये आग नमूदार हुई है, जिसके नतीजे में कुछ ये जो डॉग्स हैं, टेम्परेरी हट्स होती हैं, वो जल चुकी हैं और इसमें जो मरने वालों की तादाद है वो अभी तक 3 तक चली गई है और मज़ीद लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मकामी पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो उन्हें वहां से रेस्क्यू भी कराया गया था। नजमा बेगम वाइफ ऑफ इब्राहिम, जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है, इसका इंतकाल हुआ है इस आग की होलनाक वारदात में। दूसरा है इकरा बानो दुख्तर इब्राहिम, ये 2 साल है बच्ची है, इसकी भी मौत हो गई है। फिर अस्मा बानो दुख्तर इब्राहिम, इसकी भी उम्र 6 साल है, ये भी जनाब मौत की आगोश में चली गई है आग की इस होलनाक वारदात में। चौथा इब्राहिम वलद बोबिया, इसकी उम्र 35 साल बताई गई है, ये ज़ख्मी हुआ है। मिर्जा बेगम ज़ौजे नूरानी,
55 साल है, ये जख्मी हुआ है और इन्हें अस्पताल लाया गया। आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पोगल परिस्तान पहाड़ी इलाका है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर भी है। रात देर गए का इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट में अभी तक इत्तला ये है कि कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन डिटेल्स, रिपोर्ट सरकारी तौर पर क्या कुछ है, किस तरीके से आग लगी और क्या कुछ हुआ है? जो बिंगारा जो नौगाम जो बानी यानी जो उखराल से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर ये दूर अफ्तादा इलाका है, जहां पर एक खातून जिनकी मौत हो गई है, वो दरअसल जो है अपने तबेले में गाय को दूध देने के घर से गई थी और हाथ में दिया लेकर जब वो वहां पे चली गई, उसके साथ में जो है उस दिए की वजह से जो चिलेतर होती है, जो रेस्क्यू वगैरह जिसे पूसा कहते हैं, जो कायल के दरख्त का जमा करते हैं उस माल मवेशी को नीचे डालने की घर से, तो उसमें कहीं ना कहीं उस डेयरी में आग लगी। और जब तक वो बुझाते, क्योंकि वहां पर पानी वगैरह का भी इंतजाम नहीं था, तो उसमें 3 छोटी छोटी जो हट्स है, जो डोक्स है, वो जलकर राख होगी। लेकिन उसमें जो है उस खातून ने अपने बच्चों को जो है बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल गई थी जिसमें कि वो अपनी 2 बेटियों के समेत जो है इस जहां पानी से रुखसत होगी, जिसमें कि लोगों को काफी ज्यादा अफसोस हो गया। इसके साथ में अगर देखें तो नजमा बेगम या इसके साथ में जो इकरा बेगम है, इसके साथ में जो दूसरी अस्मा बेगम है जिनकी 2 साल और 6 साल उम्र है, वो इस दुनिया से चली गई। और उसके साथ में उनका जो इब्राहिम सना गोबिया जिनकी उम्र 35 साल है, जो उस खातून का हस्बैंड था, वो क्रिटिकली इंजर्ड थे। उसके बाद उनको उखराल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। उनकी जो मदर इन लॉ थी मिर्जा बेगम, वाइफ ऑफ नूरानी एज जिनकी 55 साल है, उनको हॉस्पिटल में जो है जख्मी हालत में पहुंचाया गया, वहां से वादी की ओर उनको मुंतकिल किया गया उसी सूरत में। लेकिन एसएसपी रामबद मोहिता शर्मा की जो है डायरेक्शन पे जो है पुलिस की टीम वहां पे गई ताकि रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए और वहां पे जख्मियों को फिर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। लेकिन ये आग इतनी भयानक थी कि दिए की वजह से जो है वो चिलकर जो है। अच्छा, ये बताइएगा, क्या इस इलाके के अंदर आसपास में कहीं पर भी फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन नहीं है ताकि बर वक्त आकर आग पर काबू पाया जाता है और ये जो लोग मारे गए हैं ये बचाए जा सकते हैं? किस तरीके का इलाका है ये पोगल परिस्तान, और क्या वहां पर फायर एंड इमरजेंसी की कोई सर्विसेज अवेलेबल है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये उस जगह पे लोकेटेड है जहां पर फिर डूडा का एरिया जो है डाउन में शुरू होता है। देसाट का इलाका ये हाई रिच है हनसराज पहाड़ के बिल्कुल साथ में। लेकिन जब हम फायर इमरजेंसी की बात करते हैं तो पूरे सब जिला बानी सब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो बानिहाल में ही सिर्फ फायर एंड इमरजेंसी की 2 गाड़ियां हैं। उसके साथ में तहसील खड़ी में या उखराल में अभी जो है उसकी उतनी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ये दूर दराज इलाका है तो वहां पर रसाई जो है फायर एंड इमरजेंसी की नामुमकिन है। जो टॉप रेंज जिस पर जो है ये अडवार होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पे इस वाक़े पर जो है लोगों को काफी ज्यादा अफसोस हो गया। अब कहीं ना कहीं पे जो बीडीसी या जो सरपंच के साथ हमारी जो है कल भी या सुबह भी बात हुई, उन्होंने गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि ये लोग जो है काफी ज्यादा गरीब है, इनको थोड़ा सा मतलब ये आपको जो है वो मुआवजा किया जाना चाहे सर्वाइवल के हवाले से। अब इनको माल मवेशी वगैरह भी साथ था, इस तरह की इतलात हैं। तो ये पूरा खानदान, ये तमाम 5 के 5 लोग थे, इतने ही लोगों पर ये था या फिर कुछ और लोग भी इसमें थे जो थोड़े बहुत बचे भी हैं इस आतिशज़दगी के वाक़े में? आरिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो है ये 5 लोग इस अदवार में थे और जिनमें से कि 3 इस जहां से रुखसत हो गए और 2 जो है वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। और इस अदवार पे ये 5 लोग थे और साथ में जो माल मवेशी के लिए जो इनके पास जो और 2 छोटी छोटी हट्स थी, तो माल मवेशी को जो है बचाने की कोशिश की गई। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कीमती जाने हैं, इंसानी जाने जो है वो जिया होगी, उससे लोगों को जो है बहुत ही अफसोस हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो पुलिस की जानिब से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है जिन लोगों की मौत हुई है, और कल देर रात से ही हमने आपको बताया था गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए, लेकिन फिर से बताते चलें जिन लोगों की मौत हुई है इनमें नजमा बेगम है, 25 साल इनकी उम्र है, इकरा बानो है, 2 साल की इन्हीं की बच्ची है, आसमा है, इनकी भी 2 साल उम्र बताई जाती है, 6 साल उम्र बताई जाती है, इनकी भी मौत हुई है। इसके अलावा इब्राहिम जो 35 साल का है और मिर्जा बेगम, ये 2 ज़ख्मी हैं और पीएचसी उखराल में इनको मजीद इलाज मौलजी की घर से मुंतकिल किया गया है। हालत नाजुक बताई जा रही, जो कि इब्तदाई तस्वीरें जो आई बहुत ज़्यादा ही झुलस गए थे, जहाँ से निकलना मुश्किल था और जब तक टीम पहुँचती तब तक मुश्किलात मकामी लोगों के लिए भी थी। और जब वीडियोज़ वायरल हुई तो वो भी बताती हैं कि आग किस कदर भयानक थी,
लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और जिस वक्त आग लगी है उस वक्त बेशतर लोग चूंकि अपने घरों में सोए हुए थे, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ जान माल का। मज़ीद तफसीलात का इस हवाले से इंतजार रहेगा क्योंकि टीमें अभी ऊपर है, तखमीना लगाया जा रहा है। जब वापस आएंगी तो पुलिस की जानिब से इस पर हतमी स्टेटमेंट भी जारी किया जा सकता है। ये एक तरफ की बात है। अब ज़रा बात सालाना अमरनाथ यात्रा की भी करते हैं क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं, यात्रा ख़त्म हो रही है, ऑफिशियली ये ख़त्म हो रही है। और आज श्रावण पूर्णिमा के मौके पर चूँकि पहले शेड्यूल में था उसके मुताबिक छड़ी पूजन के साथ इख्तामी दिन यात्रा आज ख़त्म कर दी जाएगी। तो इस वक्त चूँकि सुबह सुबह जो इतलात पवित्र गुफा से हैं, मुक़द्दस मकाम से हैं कि जहाँ पहले से ही ट्रस्ट के सरबराह और पिछले 16-17 सालों से जो मजहबी रिवायात हैं इनको पूरा करने वाले महंत दीपेंद्र गिरी जो 4 रोज़ कबल श्रीनगर से छड़ी मुबारक के साथ रवाना हुए थे, साउथ कश्मीर से होते हुए कल ही वो इस मुक़द्दस मकाम पर पहुंच गए थे। आज थोड़ी देर बाद चूँकि पूजा सुबह सुबह हो चुकी है तो अब जो चंद एक यात्री हैं जिनमें खुद महंत दीपेंद्र गिरी हैं वो वापस लौटेंगे और साउथ कश्मीर के एक इम्पॉर्टेंट मकाम पर खुसूसी पूजा वहाँ पर भी करेंगे। लेकिन श्रावण पूर्णिमा के मौके पर पहले से ही तय शेड्यूल के मुताबिक यात्रा को ख़त्म करना था। तो 62 दिनों की इस यात्रा के दौरान इंतजामिया के आदादोशुमार को मान दिया जाए, तकरीबन 4.5 लाख यात्री या अकीदतमंद इस बार दर्शन करने पहुंचे वादी कश्मीर के इस बालाई हिस्से। 4.5 लाख यात्रियों ने आज तक पवित्र गुफा के दर्शन किया और आज बाज़ाब्ता तौर पर श्री अमरनाथ यात्रा का आखिरी दिन है। थोड़ी देर में जो पूजा पाठ मुकम्मल होगी और उसके साथ ही यात्रा को क्लोज किया जाएगा। साल 2012 को याद रखिएगा तो कम से कम 5 से 6 लाख के करीब यात्री जो है वो पूरे मुल्क से दर्शन करने के लिए आए थे साल 2012 में, और साल 2023 में ये तादाद जो है वो 4.5 लाख के आसपास है। छड़ी मुबारक पहले ही पंचतरनी पहुंच चुकी है और वो थोड़ी देर में वहाँ पूजा भी शुरू हो गई थी। और श्राइन बोर्ड के साथ साथ जो फौज और सिविल इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान हैं वो वहाँ पर मौजूद है। और इस तरीके से आज अमरनाथ यात्रा का आखिरी दिन है और लगातार 2 टास्क जो साउथ कश्मीर पहलगाम का रास्ता हो या गांदरबल से आगे जाने वाला रास्ता हो, दोनों रास्तों पर इस बार जो ज़बरदस्त इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात किए गए थे उसकी सराहना वक्तन फ़वक्तन जो है वो यात्रियों ने की है। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है उन्होंने आज खुद कई बार बेस कैंप बालताल या पंचतरनी पर जाकर यात्रियों से मुलाकात की, उससे एडमिनिस्ट्रेशन को मज़ीद फाल और मुतहरिक रहने में मदद मिली है। और इस बार एक अच्छी बात यह है कि कोई भी इस तरीके की ट्रेजेडी या कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें बहुत सारी जानों का ज़िया गया हो, लेकिन ज़रूर कुछ लोगों की मौत हुई है। वो होता ही है जब आप ऊपर रीच में चले जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होती है या कोई और सड़क का हादसा आता है, आपका पाँव फिसलता है, आप पहाड़ी से नीचे गिरते हैं, वो नेचुरल डेथ्स या इस तरीके के एक्सीडेंटल डेथ्स है। उसको छोड़कर रेस्ट जो है न तो कोई क्लेमिटी न तो कोई इस तरीके का तूफान आया जिसमें लास्ट ईयर हमने देखा था कि नुकसान हुआ था, और ना ही कोई और इंसिडेंट हुआ। तो कुल मिलाकर यात्रा जो है वो अपने इख्तिताम पर। सीधे साउथ कश्मीर फिदा हुसैन और गांदरबल सलीमानी के पास चलेंगे। फिदा, पहले आपके पास चलते हैं जी। अभी कितना वक्त और लगेगा पूजा को मुकम्मल होने में और छड़ी मुबारक को वापस लाने में वहाँ से, और फिर ऑफिशियली क्लोज हो जाएगी यात्रा? क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, 2-3 चीजें हैं इशफाक की। जैसे आपने अपने आगाज में ये बता दिया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो खुश असलूबी से इस बार इख्तिताम पजीर हुआ है। जैसे कि आपने हर किसी चीज पे नजर डाली है, जिसमें आपने कहा कि जो सरकार है उन्होंने जो आम जो यात्री है उनके साथ जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं पे जमीनी सतह पर इस बार सही साबित हुआ है। और न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की भी जो जिन्होंने यात्रा की है इस बार, वो भी एक देखने वाली बात है। जो साधु का जो जत्था है जो कुछ दिन पहले श्रीनगर के अखाड़ा मंदिर से चल पड़ा था, जो पांपोर, बाद में पिछबाड़ा से होते हुए मटन से होते हुए वो पहलगाम पहुंचा, और पहलगाम के बाद एक रात रुकने के बाद 2 दिन के रुकने के बाद वो अगला पड़ाव उन्होंने क्रॉस किया। और कल जहां पे वो श्री अमरनाथ जी यात्रा यानी कि पवित्र गुफा पहुंचे, आज सुबह उन्होंने सूरज तुलू होते ही जो पूजा अर्चना है वो शुरू किया। तो महंत दीपेंद्र गिरी की मैं वो बातें आपको एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता देना चाहता हूं जो इस वक्त सलाम जेके को देख रहे हैं। उन्होंने यही बता दिया कि जो सरकार के साथ साथ जो आम लोग हैं उन्होंने जो खुश असलूबी से और साथ ही साथ जोश से
इस्तकबाल किया है। मैं बहुत वर्षों से, बहुत सालों से मैं यात्रा चला रहा हूं, बहुत सालों से मैं छड़ी को ले जाता हूं, लेकिन इस बार जैसे कि मैंने बिजबेहरा से ही जो हमें वेलकम किया गया आम लोगों की तरफ से, जब हम मटन पहुंचे तो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख हर तबके के लोग जो है वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने छड़ी का खुश असलूबी से वहां पर खुश आमदीद किया। और यहाँ पर फिदा हुसैन आप बने रहेगा हमारे साथ। सलीम आनी मेरे साथ है जी गांधरबल से। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 31 तारीख ऑफिशियल डेट था जी, क्लोज हो जाएगी यात्रा, लेकिन जब हम बालतल वाले साइड को देखते हैं तो 2-3 दिन पहले ही यात्रा को क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि यात्रियों की बहुत कम तादाद थी जो वहां से जा रही थी। वो जो क्लोज किया गया था यात्रा, जो वहां पर कैंप्स लगाए गए थे, जो टेंट्स लगाए गए थे आम लोगों की तरफ से, क्या वो मुकम्मल तौर पर हटाए गए या आज से वो हटाने का अमल शुरू हो जाएगा? जी गवर, जो 2 महीने की यात्रा थी पूरी तरह से, जो 24 तारीख को जो पहलगाम वाला रूट था वहां से बंद किया गया था, तो ये कहा गया था कि बालतल वाला ट्रैक साइड ओपन रहेगा। लेकिन 24 तारीख को जब यात्रा कम तादाद में थे, ऑलरेडी जो वहां पे थे लंगर वाले थे या लोकल लोग थे, चाहे राजौरी के, पुंछ के, जम्मू के, जहां पे इस तरह इलाकों से कश्मीर से आए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन पहले से ही वो स्टार्ट हुए थे कि निकलना। लेकिन अभी भी वहां पे है। इनफैक्ट आज पूरे दिन को, क्योंकि पूरी तरह से वहां पे आज क्लोजिंग होगी, शाम को स्टार्ट होगा, लेकिन कल तक एक क्लोजिंग बराबर होगी। पूरी तरह से जो इंतजामात रखे थे एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस बार जो सबसे अच्छी यात्रा सफल रही, क्योंकि इस बार खुदा न करे कोई ऐसा सानिया पेश नहीं आया किसी की, मतलब जो नागानी आफत होती थी कि वो उससे बचे। लेकिन इस बार जो भी अमवात हुई वो सर्जन हुई, खुद से ही हुई। और सबसे अच्छी बात है कि यात्रा के जो इंतजामात है इस बार दिखने को ऑन ग्राउंड मिले थे, वो सबसे अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात थी जो यात्रा का ट्रैक था वो भी अच्छा था। लोगों ने, जो यात्रियों ने यात्रा करके आए, यात्रा जाने के टाइम यात्रा का जो ट्रैक है इस बार बहुत ही अच्छा था। यही वजह है कि यात्रा पे ट्रैक पे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था कि जो आपने चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता करके कैंप्स को क्लोज किया जा रहा है, जो मेडिकल एड्स और दीगर चीज़ें लगाई गई थी उन्हें क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आने वाले 2-3 दिन में एक मेगा सैनिटेशन ड्राइव हम देखते हैं बालतल में भी, पहलगाम में भी, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से शुरू की जाती है, ताकि मुकम्मल तौर पर सफाई को यकीनी वहाँ पर बनाया जा सके। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और बात करते हैं मरकज़ के सामने एक और मनसूबा है, और यह मनसूबा कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो वादी के अंदर अपना रोजगार कमा रहे हैं, यानी अपना रोजगार को तलाश कर रहे हैं या सरकारी तौर पर वहां पर मुलाजमतें हासिल की हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से 250 करोड़ रुपए का एक सिक्योरिटी कवर प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द मरकजी काबीना जो है वो इस पर हतमी मोहर जो है वो लगाएगी, जिसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन कश्मीर सूबे के अंदर शुरू की जाएगी। स्कीम जो है वो मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पर फोकस करेगी कि ये जो टारगेट किलिंग है और ये जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इससे कैसे निपटा जाए और सिक्योरिटी ग्रिड को कैसे मजबूत जो है वो किया जाए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने की तैयारी में मरकजी वजारत दाखिला है, और मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जो ज़राया है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो वादी के अंदर है और जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत नौकरियां हासिल की हैं और जिसको लेकर बाद में सिलेक्टेड टारगेट किलिंग्स भी हुई है, उनको इस खौफ, इस दहशत से बाहर कैसे रखा जाए, एक जामिया हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है जिस पर कम से कम 250 करोड़ रुपया सरफ आ सकता है। न सिर्फ इतना ही बल्कि जो तकरीबन 3000 के करीब नए मकानात बन रहे हैं जहां पर 3000 लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, उसके आसपास को किस तरीके से सिक्योर किया जाए उस पर भी प्लान होगा। डिस्ट्रिक्ट तहसील हेडक्वार्टर्स पर किस तरीके से सिक्योरिटी कवर को यकीनी बनाया जाए उस पर भी बात हो रही है, और दीगर मामला भी इस पूरी मामले के साथ जुड़े हुए, यानी उन कश्मीरी पंडित लोगों के लिए जिन्होंने 1990 में वादी नहीं छोड़ी लेकिन अभी भी कश्मीर के अंदर है, उनके इज्जत नफ्स को किस तरह से बहाल रखा जाए, उनकी सिक्योरिटी को किस तरीके से कायम रखा जाए, इस पर भी एक जामिया हिकमत अमली तरतीब दे दी गई। सीधे श्रीनगर हिलाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मरकजी हुकूमत की तरफ से 250 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी कवर माइग्रेंट एम्प्लॉयज के लिए एक प्लान तरतीब दिया गया है। इस प्लान के अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा और कश्मीरी पंडित इस खबर को कैसे देख रहे हैं?
देखिए गौर, एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान है जो मरकजी सरकार की जो दाखिला वजारत है उनकी जानब से और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी विंग्स है या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हम कहेंगे, इनके ज्वाइंट एफर्ट से ये प्लान जो है तरतीब दिया जा रहा है। और ये भी दावा है कि इस तरह का प्लान पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जो कश्मीरी पंडित और उसके साथ साथ जितने भी नॉन लोकल एम्प्लॉयज यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्हें हमने देखा कि माजी के अंदर टारगेट बनाया गया था और टारगेट किलिंग के अंदर उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सिक्योरिटी प्लान, जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अंदेशा है, और ये प्लान जो है अब मरकजी सरकार के जेर गौर है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो यूनियन कैबिनेट है उनकी जानब से इस पर नॉड मिलेगा और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। आपको याद ही होगा गवर, सरकार के लिए कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी हर दौर में एक चैलेंज रहा है, लेकिन अभी तक भी हम देख रहे हैं कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में वक्त की सरकारें बशमूल जो भी मरकजी सरकार भी आई है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह के ऐसे वाक़ात यहाँ पर पेश आए कि जिससे ये सिस्टम जो है डिरेल हुआ है। लेकिन अब सरकार का ये दावा है और इस दावे में कितना दम होगा और उसकी एग्जीक्यूशन क्या सही मानों में वैसे हो जाएगी कि फिर ये कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे, जिसमें खासतौर पर जो पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज है, क्योंकि डोर जो है कि विंडो जो है वो खोली गई है कि इन्हीं लोगों को पहले रोजगार दिया जाता है, फिर इनके लिए एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाता है, और यही एक तरीका जो है मुनासिब सरकार की जनब से समझा गया है कि इस तरीके से, इस पहल से ऐसे लोगों की वतन वापसी हो जाएगी वो अपने कश्मीर के अंदर रह पाएंगे। तो इस हवाले से सरकार का मानना है कि पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे मामले को देखा गया है और इजाफी नफरियों को तैनात किया जाएगा और दीगर मामले जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उन पर गहरी नजर रखी जा रही है ताकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी कश्मीरी पंडितों के अंदर महसूस हो और वो इत्मीनान के साथ वादी के अंदर रह सके। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक तो इन्हें मखसूस जगहों के अंदर रखा जाए जहां इनके लिए कैंप्स बनेंगे। नंबर 1, जो अपराधी कुव्वत है वो बढ़ाना ही मकसूद है ताकि इनके लिए एक रेगुलर बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे जो तैनाती रहेगी फोर्सेस की, वो भी इसमें शामिल है। हालांकि ये पॉलिसी अभी पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुई है कि इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या 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 चीजें इसमें, वो अभी तक जो है सामने नहीं आए। लेकिन जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है वो यही है कि इसमें मैन पावर का बढ़ाना और जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहां पर इनको रखा जा सकता है, जो प्रोटेक्टिव एरियाज होंगे, तो इस तरह की चीजें इस प्रपोजल के अंदर शामिल की गई हैं। करने के लिए सिक्योरिटी का ये जो नया मंसूबा है या नया प्लान है, इस मरकजी हुकूमत तरतीब दे रही है और काबीना की जानिब से हतमी फैसला लिया जाना है, उस पर सबकी नजरें हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो माइग्रेंट मुलाजमीन हैं उनके मामलात को भी हल करने की कोशिश, चूँकि सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ जो हैं वो उस वक्त भी सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा आए जब 2019, 20, 21 में टारगेट किलिंग्स के कई वाक़यात रोनमा हुए, जिसके बाद इन लोगों ने एहतजाज भी शुरू किया। तो हुकूमत अब इस मामले पर गौर ख़ौस कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा ट्रांसपोर्ट की भी करते हैं और फैसल रियाज श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और ख़बर आपको बताते हैं जम्मू के अंदर, जहाँ पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी कि ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बेहतर करने की कोशिश है, वहीं इस मंसूबे या इस प्लान के तहत हुकूमत अब कश्मीर सूबे के अंदर भी इकदाम उठाने पर गौर ख़ौज कर रही है, यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात में इजाफा हो, इस पर फोकस है। और बड़ी और अहम खबर कि ट्रांसपोर्ट खिदमात को जब बेहतर बनाने की कोशिश है तो बहुत जल्द आपको ओला और ऊबर टाइप की जो कैब सर्विसेज हैं मुल्क के बड़े शहरों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी दस्तयाब होंगी। ये सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। सरकार की जानिब से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स जो हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, वो नोटिफाई कर दिए गए हैं, उनकी निशानदेही की गई है। और इस तरह का इकदाम, जब सरकार इस तरह के इकदाम उठा रही है तो हुकूमती ज़राए के मुताबिक 3 से 4 ऐसी लोकल कंपनीज भी हैं जिनकी तरफ से दिलचस्पी जाहिर की गई कि वो भी यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो शुरू करने पर इत्तफाक रखती हैं, शुरू करना चाहती हैं। अब जाकर जो भी कंपनियां हैं या जो रजिस्टर करना चाह रही है ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए, जो एप्लीकेंट होगा वो रजिस्टर होगा कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत। और चूंकि ड्राइवर्स, मोटर व्हीकल ओनर्स हैं,
इनके, जब आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर इस तरह का फैसला लेने की बात हुई या तैयारी अभी की जा रही थी कि ओला और उबर की तर्ज पर यहां पर भी टैक्सी शुरू की जाए, तो क्या कुछ कंपनियां दिलचस्पी जाहिर करेंगी या नहीं? तो इस पर खदशात का इजहार किया गया था ड्राइवर्स की तरफ से, कुछ ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, कि मुश्किलात उन्हें ज्यादा आएंगी उस वक्त जब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच रही है। तो मजीद इसमें क्या है ये भी जरा बात करते हैं, और जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जो इस फील्ड में काम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो कितनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ फैसल रियाज श्रीनगर से हैं। फैसल, मजीद तफसीलात जरा इस हवाले से क्या है, आगाह कीजिएगा, और कितना जल्दी इम्कान है कि दोनों शहरों के अंदर, दोनों सिटीज श्रीनगर और जम्मू के अंदर ओला और उबर की तरह आप टैक्सीज दौड़ते हुए सड़कों पर नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जहां तक ओला और उबर का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा कि कई महीनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि बाहर ऑपरेट करती है और वो चाहती है, दिलचस्पी रखती है कि अब हम जम्मू कश्मीर में भी ऐसी सर्विस चलाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है रूल जो है फ्रेम कीजिए, तो उसी रूल्स के मुताबिक हमें गाड़ियां चलाएंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश की थी और कहा था कि जिन लोगों को इस सर्विस से प्रॉब्लम है या सजेशन कोई देना चाहता है वो दे सकता है, उसके बाद ही बाकायदा तौर पर हम आगे देखेंगे। तो सारी जो सजेशन आई या जो जिस तरीके से ऑब्जेक्शन आई, उस चीजों को कंसिडर करने के बाद ही, और जो भी स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो भी सजेशन आई उसको कंसिडर करने के बाद जम्मू कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एग्रीगेटर रूल, यानी एग्रीगेटर वो है जो ये सारा प्रोसेस जो है स्टार्ट करेगा, जिसके पास ये गाड़ियां होगी, जो गाड़ियां इंटीग्रेट करेगा, चाहे वो उबर की हो या ओला की हो, गाड़ियां इंटीग्रेट करेगा। उसके बाद अपने हिसाब से वो जो है जो रूल दिए होंगे उनके हिसाब से वो चलाया जाएगा। तो अब सबसे पहले जो रूल जो है दिए गए हैं उसमें खास तौर पर ये बात कही गई है कि जो एक्ट है, मोटर एक्ट है, सारी गाड़ियां उसके तहत आएंगी, और उसके साथ साथ जो कोई भी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटीज के उसके अलावा इनको ऑपरेट नहीं करेगा। यानी जो कोई भी एग्रीगेटर होगा, जो कोई ये गाड़ियां चलाएगा, उसके पास बाकायदा तौर पर एक इफेक्टिव लाइसेंस होना चाहिए जो कि उसको बाकायदा तौर पर सरकार की तरफ से दिया होगा। और इसके साथ साथ जो बाकी कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज को हम चलाएंगे जी उस तर्ज पर जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, और उबर और ओला की तर्ज पर, लेकिन हमने देखा था कि कश्मीर में कई बार इस तरीके की कोशिश की गई, और जब रेलवे स्टेशन श्रीनगर की हम बात करें वहाँ पर भी कई बार इस तरीके के निज़ाम को चलाने की कोशिश की। गुज़श्ता दिनों हमने देखा श्रीनगर में एक और कंपनी उभर कर सामने आ रही थी, कुछ दिनों तक उन्होंने काम किया, एक बार फिर वो ठप होता गया। क्या मैं ये मानूँ जो गाइडलाइंस थी, जो कानून था, जो ज़ाब्ता था, वो तहरीर नहीं था जिसकी वजह से इन गाड़ी ओनर्स को या इन टैक्सी ऑपरेटर्स को मुश्किलें ग्राउंड पर आ रही थी, और अब ये कानून, ये आइन बनने से ग्राउंड जीरो की वो मुश्किलें ख़त्म होंगी और वाकई एक प्राइवेट सर्विसेज शुरू हो जाएगी श्रीनगर के अंदर? देखिए, जहां तक पुरानी सर्विस का ताल्लुक है तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो इस वक्त माहौल बन रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का माहौल बन रहा है, लेकिन ये बात भी काबिल जिक्र है, अभी तक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी इलेक्ट्रिक पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, वो अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर होता था कि वो यहाँ पे फिर काम नहीं करता था। अब जिस तरीके से ओला और उबर का ताल्लुक है, तो पहले बाकायदा तौर पर एक रूल फ्रेम किए गए, जहां तक हम अभी बात कर रहे थे, एक फ्रेम बनाया गया है, रूल्स फ्रेम किए गए हैं, और किस तरीके से ये सर्विस चलेगी, तो उसका जो है बाकायदा तौर पर रूल दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे भी उसका असर पड़ेगा। ये जिस तरीके से सरकार इसके हवाले से बड़ा पॉजिटिव सोच रही है, जो गाइडलाइन उन्होंने दी है, उससे क्लियर हम कह सकते हैं कि जो उबर और ओला सर्विस है ये आने वाले दिनों में यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, जिसके बाद जो सवारियां हैं, आम लोग हैं, उनको काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसमें और जो इस वक्त मौजूदा टैक्सी श्रीनगर में है या कश्मीर में है, वहां उनकी रेट्स और इनके रेट्स में आसमान जमीन का फर्क है। और ये जो है उनको बाकायदा तौर पर कहा गया है कि आपकी जो कॉल सेंटर है वो 24 घंटे बराबर एक्टिव रहना चाहिए, और बाकायदा तौर पर इनको ट्रेनिंग भी बाकायदा तौर पर दी गई, और ये बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट है या उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट 1956 है, उसके तहत बाकायदा तौर पर जो है ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, उसके बाद जो वो चला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। फिलहाल ओला उबर की तर्ज पर या ओला उबर ही अज खुद श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर दौड़ती हुई नजर आएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मसौदा कानून तहरीर कर दिया गया है। ख्वाहिशमंद कंपनियां जो हैं या ख्वाहिशमंद सोसाइटियां जो है वो सामने आएंगी ताकि सर्विसेज को बहाल किया जा सके। छोटा सा ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात ज़रा
हॉर्टिकल्चर सेक्टर की करते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर रूबज़वाल हो रहा है, और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया किस तरीके से मुतहरिक है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर। सेब की पैदावार जो श्रीनगर के अंदर हो रही है, इसे मंडियों से उठाकर मुल्क की दीगर रियासतों तक पहुंचाया जाए, इस सिलसिले में भी एक सिमत के तहत काम किया जा रहा है। दोनों खबरों पर बैक टू बैक नजर डालेंगे, आप बने रहेंगे हमारे साथ। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। छोटा सा ब्रेक।